स्टूडेंट हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में सभी नगरों को हमने एक एक करके देखा और सभी नगर की जो विशेषताएं थी हमने उनको देखा। जो सभी नगर थे उनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, उनकी जो मुख्य बातें थीं, उन सभी को हमने जो है मैप के द्वारा और जो भी विस्तार से हमने उसको पढ़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियां थी उन सबको हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो अब सामाजिक स्थिति के बारे में जिक्र करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का साधारण जनजीवन कैसा था, कैसा वो प्रयोग करते थे, घरों में क्या यूज करते थे, उनकी सामान्य जनजीवन की स्थितियाँ क्या थीं, उनके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और बारी बारी से देखते रहेंगे एक एक चीज़ों को। सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक यानी कहने की तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति जो काफ़ी सम्मानजनक थी। परिवार का मुखिया पिता तो होता था, लेकिन उसमें जो महिलाओं की स्थिति होती थी वो काफ़ी अच्छी स्थिति होती थी। इसीलिए कह रहा है कि जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। परिवार के किसी भी निर्णय में माता का निर्णय भी शामिल होता था। तात्पर्य यह है कि मात्र सत्तात्मक यानी कि माता का निर्णय भी मान्य रहता था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था: पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्गों में विभाजित था। पूरा समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था। एक तो पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा मजदूर वर्ग था, जो श्रमिक था, काम करने वाले लोग थे। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। अभी हमने देखा कि समाज जो है मात्र सत्तात्मक था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी सम्मानजनक थी। किसी भी प्रकार की जो है महिलाओं को प्रताड़ित करने का कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिला है हमें। अगला बिंदु है बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था, दास प्रथा प्रचलित थी। स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो कि सामाजिक रूप से एक मुख्य कुरीतियाँ थीं वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, लेकिन दास प्रथा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। भोजन की बात कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य भोजन था गेहूं और जौ थी, लेकिन दाल, चना, तिल, सरसों, बाजरा आदि फसल भी मुख्य रूप से जो है पाई जाती थी। इनका भी साक्ष्य हमें मिला है। लेकिन अगर मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल है। कहीं से भी गन्ने का साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है। कभी कभी स्टूडेंट एग्ज़ाम में पूछ देता है, ऑप्शन में गन्ना डाल देगा और आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना मिला था कि नहीं मिला था। तो आप जो है इसको याद रखिएगा, गन्ना जो है कहीं से भी गन्ने का साक्ष्य नहीं मिला है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में दे सकता है। सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर था आलमगीर, वहाँ से हमें कपास के साक्ष्य मिले थे। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ऊनी और सूती कपड़े जो है प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त फल, जानवर, मछली आदि का भी जो है सेवन किया करते थे। पालतू जानवरों की अगर बात किया जाए तो पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि प्रकार की हड्डियों के जो हैं साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है भेड़, बकरी, भैंस आदि पशुओं को पालतू जानवर थे, इनका साक्ष्य जो है हड्डियों से मिला है। जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है अपने घरों में पालतू के रूप में जो है प्रयोग करते थे। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। देखिए
स्टूडेंट, खेत जोतने के लिए जो है बैलों का, क्योंकि हम लोग को कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, इससे पता चलता है कि जो है वो लोग जो है, क्योंकि बनावली से मिट्टी का हल का खिलौना मिला हुआ था हमें, इससे पता चलता है कि जो हल जो होते थे कृषि के लिए जो ये लोग प्रयोग करने लगे थे, और बैलों का प्रयोग जो है कृषि के रूप में जो है प्रयोग कर रहे थे। कुओं का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। कुओं के बारे में हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग जो है उनके हर घर से जो है नलियाँ गुजरती थी, और कुओं के बारे में भी पढ़ा है कि लगभग हर घरों में एक कुएं पाए जाते थे, यानी कि पीने के लिए पानी का जो उपयोग करते रहे होंगे वो घरों में प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सिंचाई के लिए भी कुओं का प्रयोग किया जाता था। तो इसका तात्पर्य है कि वो लोग कृषि कार्य के लिए जो है प्रयोग करते थे। तो काफ़ी तकनीक इनकी जो है उन्नत हो चुकी थी कि कृषि के लिए भी ये लोग कुओं की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। अनाज पीसने के लिए जो है अवतल चक्कियाँ का प्रयोग करते थे। अनाज की पिसाई के लिए जो कि चक्कियों का प्रयोग करते थे, जो कि इसका जो साक्ष्य मिला है हमको कि अनाज को पीसने के लिए जो है चक्कियों का प्रयोग करते थे। कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जो लोग मृत्यु हो जाती थी, जिन लोगों की, उनके मृत्यु शरीर के साथ जो है उनकी जो बहुत जी पसंदीदा चीज़ होती थी, या उनके कोई पालतू जानवर होते थे, उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था, या उनके जो आभूषण होते थे, जेवरात होते थे, जो बहुत प्रिय होते थे, उनको भी उनके मरने के बाद जो है उनको जो है उनके कब्रों में दफना दिया जाता था। इसीलिए हमको कब्रों से मृदभांड और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी लगभग जो है इतना बहुत पर्याप्त है आपको जानने के लिए। वनडे एग्ज़ाम में इतना जो है बहुत पर्याप्त है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपका। सिंधु घाटी में सामाजिक जीवन के बाद हम लोग अब देखेंगे धार्मिक प्रथाएं। मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। सामाजिक जीवन में हमने अपनी लगभग जो है उनके प्रतिदिन की जो चीज़ें थीं उसके बारे में हमने अभी बताया है, और अब जो है हम लोग उसके धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि उनमें कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पाठ, किन किन चीज़ों की वो पूजा पाठ किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और मुख्य रूप से उनका जो क्या चीज़ें थी जिनका वो बहुत रूप से मानते थे पूजा पाठ के लिए। धार्मिक प्रथाएं अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये नोट रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ से मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी महानगर से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है हमें। पूजा पाठ करने का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन आज की तरह वर्तमान स्थिति में जैसे जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर मिलते हैं, ऐसे जो है कहीं से भी किसी भी महानगर से मंदिर का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और प्रमुख देवताओं की अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में तो मातृशक्ति, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि महिला के पेट से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई देता है। जैसे हम लोग आज वर्तमान स्थिति में धरती माँ मानते हैं, पृथ्वी को मानते हैं, उसी तरह उस समय वो लोग भी जो है पृथ्वी को एक माता के रूप में मानते थे, जो अन्न पैदा करने वाली जो देवी होती हैं, मातृशक्ति का नाम दिया था उन्होंने, जिसके महिला के पेट से निकलता हुआ पौधा है, ताकि जो पौधा है जिससे पता चले कि वो कोई मातृ देवी हैं जिनसे हमें अन्न मिलता है खाने पीने के लिए, उसके लिए मातृशक्ति की उनकी यही अवधारणा रही होगी मातृशक्ति के रूप में। पशुपतिनाथ की एक साधु जैसी मूर्ति मिली है, जो है उनकी दाढ़ी ओढ़ी दिखाई दिया है, और उस पर जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति है, जो मतलब लगभग एक मूर्ति मिली है जिससे ये मानते हैं कि वो भी महादेव पशुपतिनाथ की तरह तुलना करते हैं कि जैसे आज के डेट में हम लोग महादेव जी को मानते हैं, उसी तरह जो है पशुपतिनाथ जी को ये लोग मानते थे। और वृषभ का मतलब होता है जो सांड, तो उन लोग जो है कुबड़ वाला सांड,
जिसके पीठ पे जो थोड़ा सा उठा हुआ होता था, जिसको हम लोग गांव में देखते हैं कि पीठ पे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, उसको जो है साढ़ बोलते हैं, कुबड़ वाला साढ़। तो वो लोग जो है कुबड़ वाले साढ़ को या वृषभ को जो है बहुत जो है पवित्र मानते थे। अगर अन्य देवताओं की बात करें तो अन्य देवताओं में अग्नि को भी मानते थे, जल को भी मानते हैं, पीपल यानी वृक्ष पूजा भी मानते थे वो लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वृक्ष पूजा भी किया करते थे, नाग को भी मानते थे। कहीं कहीं से लिंग पूजा का भी अवशेष मिला है, जो कि आज भी जो है हमारे यहाँ पुरुष और महिलाएं जो है लिंग पूजा का पूजा करती हैं। पशुओं के रूप में भी पूजा का कार्य माना जाता था। स्वास्तिक जो है मोहनजोदड़ो से जो है एक मुहर मिली है, उस पर जो है स्वास्तिक का चित्र अंकित है, जो कि सूर्य पूजा के लिए माना जाता है कि स्वास्तिक का जो है चित्र अंकित है, इसलिए माना जाता है कि उस पर जो है सूर्य देवता की पूजा करते रहे होंगे लोग। धार्मिक प्रथाओं में लगभग जो है जितने भी बिंदु थे हमने जो है स्पष्ट रूप से बता दिया आपको, इससे ज़्यादा और कोई भी साक्ष्य नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो मंदिर का जो साक्ष्य है आपका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो है कन्फ्यूज करने के लिए पूछेगा कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मंदिर प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप एकदम ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ स्टूडेंट, हम लोग जो है अभी धार्मिक जीवन देखे हैं। धार्मिक जीवन के बाद अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं लिपि से, सिंधु घाटी सभ्यता के। और इसको लिपि के जो है अब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अब तक जो है पढ़ी नहीं गई है। जो है साहित्य में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या योगदान रहा है, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से कहना अभी जो है अभी सार्थक नहीं होगा। क्योंकि जो इसके बारे में जो इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है, उसके आधार पर जो है हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। क्योंकि अभी लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसके बारे में मुख्य रूप से क्या कहना चाहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, और उनकी कही हुई लिपि अभी तक पढ़ी गई नहीं है। तो उसको हम देखेंगे लिपि को, क्योंकि एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो लिपि है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक मतलब फिगर के माध्यम से, मैक्सिमम उसमें चीज़ें जो होती हैं हमको फिगर के माध्यम से दिखाई देता है, और उसी को हम जो है पिक्टोग्राफ कहते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है स्टूडेंट कि जो लिपि है वो सिंधु घाटी सभ्यता की वो कैसी लिपि है, तो वो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको कभी कभी इंग्लिश में दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पिक्टोग्राफ, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। अगर कभी आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई है, तो आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अब तक पढ़ी नहीं गई है। और जो लिपि है, ये इतिहासकार जो एक अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो लिपि लिखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो दाएं से बाएं की तरफ आई है, अर्थात दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई है। एक अनुमान लगाए हैं उन्होंने, ताकि उनको लगता है जैसे कि खरोष्टी लिपि होती है हमारी, खरोष्टी लिपि भी हमारी दाएं से बाएं की तरफ चलती है। अब कहीं कहीं कुछ मोहरों पे बाएं से दाएं भी लिखा गया है, जो मोहरें कुछ प्राप्त हुई हैं उनमें बाएं से दाएं भी लिखा गया है। इसलिए मुख्य रूप से अगर लिपि की बात करेगा तो हम दाएं से बाएं ही मानकर चलेंगे, ठीक है। मूल चिन्ह, उनकी लिपियों में जो मूल चिन्हों का प्रयोग किया गया है वो लगभग मूल चिन्ह जो है 64 हैं, और उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके जो कुल संख्या बनाई गई है वो 250 से लगभग 250 से लगभग 400 तक है। और लिपि, अगर लिपि में देखा जाए कि अगर जो लिखा हुआ मिला है हमको, जब तक जो उनकी लिपियां में जो प्राप्त हुई है लिखा हुआ, उसमें जो मैक्सिमम चित्रांकन है वो मछली का बना हुआ है। इनका मछली का एक फिगर बना हुआ अक्सर मिलता है। तो इसलिए जो है कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक चित्रण किसका मिलता है, तो मछली का मिलता है, चिड़िया का भी मिलता है, और मानव कृति भी, मनुष्य का भी जो है फिगर बना हुआ एक ऐसे मिलता है। लेकिन जो है हम केवल मैक्सिमम जो मिलता है वो मछली का मिलता है, ठीक है। और सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया चिन्ह है
वो उनकी लिपि में जो मैक्सिमम प्रयोग किया गया चिन्ह है वो यू आकार है। जो यू आकार है उनकी लिपि में जो भी उन्होंने लिखा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग यू का किया हुआ है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि सर्वाधिक प्रयोग जो है यू एक चिन्ह है, आकार है, जो भी मान लें इसको, उसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और चित्रों में देखेंगे तो मैक्सिमम जो है मछली का प्रयोग किया गया है। इसे कुछ इतिहासकारों ने ब्रुस्टेफेडन लिपि भी कहा गया है। इसको जो है हम ब्रुस्टेफेडन लिपि भी कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको अगर जो देगा वो भाव चित्रात्मक लिपि देगा। तो आपको जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, जो मैक्सिमम जो एग्जाम में जो चीज़ें देती है वो भाव चित्रात्मक लिपि या तो पिक्टोग्राफ देगा आपको, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और जब भी कभी पूछे कि लिपि पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई है तो आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी केवल अंदाज़ा लगाया गया, अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा, लिपि अभी क्यों है पढ़ी नहीं गई है कि उन्होंने साहित्य में उनका क्या योगदान था, अभी तक कोई जानकारी नहीं है।